एक शिकायत बार बार है नौजवानों को रोजगार की, और हर जगह ये बात उठती है कि जितने रोजगार आपने वादा किया था उतने रोजगार नहीं दे पाए। रजत जी, देखिए मैं इससे सहमत नहीं हूं। देखिए 5 साल में से 3 वर्ष हमारे प्रदेश में ईमानदारी से काम करने के बीते, 2 वर्ष हम लोगों के केवल कोविड प्रबंधन में लगे हैं। लेकिन इन 5 वर्षों में हमने जितनी सरकारी नौकरी दी, देखिए केवल नौकरी के ऐड निकाल देने से नौकरी नहीं मिल जाती है। नौकरी एक पारदर्शी व्यवस्था के साथ हर यूथ को नौकरी मिल जाए, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो जाए, उनका प्लेसमेंट हो जाए और उसकी सैलरी उसके परिवार तक पहुंचने लग जाए, ये पूरी प्रक्रिया होती है। हमने 5 साल में 5 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी दी है। एक मैं इस बात को कह सकता हूं, 2003 से लेकर के 2017 तक, इन 14-15 वर्षों तक सपा बसपा सपा की सरकार रही। इन लोगों ने 14-15 वर्षों में जितनी नौकरी नहीं दी और जो नौकरी के ऐड निकाले थे, जो प्रक्रिया इन्होंने प्रारंभ भी की, आपने देखा होगा कि उसमें ज्यादातर विवादित हुई, न्यायालय को स्टे देना पड़ा था। हम लोगों ने ये जो नौकरी निकाली पूरी पारदर्शी तरीके से, क्योंकि देखिए मेरी पहले दिन से धारणा थी कि अगर कहीं भेदभाव करोगे, यूपी के किसी नौजवान के साथ कहीं खिलवाड़ होगा, उसके साथ अन्याय होगा, तो वह संस्था जिम्मेदार होगी, जो संस्था इस परीक्षा से जुड़ी होगी। और हमने कार्रवाई भी की, कुछ मामलों में बहुत सख्त कार्रवाई की। एक मामले में तो मैंने पूरी व्यवस्था को भंग करके जितने उस परीक्षा के साथ जुड़े हुए लोग थे सबको मैंने उठा करके बंद कर दिया, जेल के अंदर डाला। मैंने कहा यूपी के नौजवानों के साथ खिलवाड़ करने की कोई छूट नहीं होनी चाहिए तुम्हें। हां, इस प्रक्रिया को और तेजी के साथ आगे बढ़ाने की भी आवश्यकता है। जैसे हम लोगों ने नॉन गस्टेड जो से ग्रुप 2 की और ग्रुप 3 की जितनी भी पोस्ट हैं, इन सब के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट हम लोगों ने यूपी के अंदर आयोजित कर लिया है। 25 लाख से अधिक बच्चे उसमें बैठे हैं, उसका रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है। हम लोगों ने अन्य प्रक्रियाओं को भी तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। कोविड उसमें बाधक बना है, अन्यथा हम लोग इससे भी कई ज्यादा भर्तियां कर किए होते। ये सरकारी नौकरी है, हमने 70 लाख रोजगार देने की बात की थी, और मैं आपको इस बात को कह सकता हूं कि हमने 2 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार यूपी के अंदर उपलब्ध कराया है। इसलिए उपलब्ध कराया है क्योंकि हम लोगों की जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है यूपी के अंदर, इसमें सुधार हुआ है। आज मैं कह सकता हूं कि यूपी के अंदर देश का और दुनिया का हर बड़ा निवेशक यूपी के अंदर निवेश करना चाहता है। 2017 के पहले कोई नहीं आना चाहता था, जो था वो भागना चाहता था। 2017 के बाद जो परिवर्तन हुआ, देखिए पहले 6 महीने लोग देखते रहे, इस बात को देखते रहे कि क्या परिवर्तन होता है कि नहीं होता है। मुझे याद है कि जब हम लोगों ने अपनी पहली इन्वेस्टर समिट के लिए उत्तर प्रदेश लखनऊ में आयोजन करने के लिए तय किया, तो मैं स्वयं रोड शो में मैंने टीम भेजी थी अपनी, तो उनको बहुत सफलता नहीं मिल पा रही थी। अहमदाबाद टीम गई, बेंगलोर टीम गई, हैदराबाद गई, कोलकाता गई, कुल मिलाकर के 20,000 करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव उन्हें प्राप्त हुआ था। तो उन्होंने बड़ी निराशा भरे स्वर में मुझसे कहा कि साहब बहुत माहौल नहीं है। मैंने कहा यार देखो, यूपी में परिवर्तन हुआ, अपनी बात को आपको रखना चाहिए ठीक ढंग से। उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा चलो एक में मैं चलता हूं। मैं मुंबई स्वयं गया था। आप आश्चर्य करेंगे कि मुंबई के रोड शो में देश का हर एक निवेशक आया था। मैं जिससे भी बातचीत करता था वे कहता था कि देखिए हम यूपी से तो कसम खा के आए हैं कि यूपी में आप कभी नहीं आएंगे। मैंने कहा भी क्यों? तो उन्होंने कहा कि साहब जो है यूपी में उस प्रकार का माहौल नहीं है। मैंने कहा भी माहौल तो हम दे रहे हैं। उन्होंने कहा हाँ, हमें कुछ अच्छा इधर सुनने को मिला है और अगर ये कंटिन्यूड रहा तो हम लोग विचार करेंगे। मैंने कहा आप लोग हमारे इन्वेस्टर समिट में पधारें।
आप आश्चर्य करेंगे कि हमें 4,68,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिसको हमने 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव को हम लोगों ने जमीनी धरातल पर उतारे हैं। उसमें से बहुत सारी यूनिट प्रोडक्शन भी शुरू कर दी है। कोविड कालखंड में ही कोविड प्रबंधन के साथ ही 66,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव हमने जमीनी धरातल पर उतारे हैं। देश का पहला डिस्प्ले यूनिट यूपी में लगा है, प्रोडक्शन प्रारंभ हो चुका है। डाटा सेंटर यूपी में एक नहीं 3 बन रहे हैं वर्तमान में। और ये कोरोना अगर बीच में ब्रेकर नहीं बनता तो अब तक हम लोग देश की क्या दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश में लेकर के आ गए होते हैं। बड़ी हलचल है इसकी। हलचल है। मुंबई में भी सुनते हैं, लोग कहते हैं कि आप मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री को यहां ले आएंगे, मुंबई वालों को नुकसान पहुंचाना चाहते नहीं, हैं। हम लेके नहीं आएंगे, हम तो अपने यहां स्थापित कर रहे हैं और ये दुनिया की होगी। लेकिन हां, हमने जो सुरक्षा का माहौल दिया है, हर एक फिल्म जो प्रोड्यूसर है, एक्टर है, वह यूपी के साथ मिलकर काम करने का इच्छुक है। इसलिए इच्छुक है क्योंकि यहां पे आज के दिन पे कोई गुंडा टैक्स नहीं लेता, कोई चौथ नहीं वसूल कर सकता किसी से, क्योंकि जो भी अगर इस प्रकार का दुस्साहस करेगा उसे मालूम है कि अगले दिन उसको थाने के सामने तख्ती लटका के चलना पड़ेगा। इसलिए कोई इस प्रकार का दुस्साहस नहीं कर सकता है और लोगों के मन में एक विश्वास जगा है। मैं आभारी हूं। जब मैं लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बॉन्ड जारी करवाने के लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज गया था, तो उस समय मुंबई के सभी ऐसे प्रमुख प्रोड्यूसर, एक्टर, इन सब से मेरी बैठक हुई थी। सब लोगों ने रुचि दिखाई थी और सब लोग इस बात के इच्छुक थे कि साहब कुछ किया जाना चाहिए, नहीं तो ये फिल्म इंडस्ट्री मर जाएगी। हमने कहा नहीं, उत्तर प्रदेश तैयार है, उत्तर प्रदेश में आप आइए और हमारा कार्य चल रहा है, युद्ध पर आगे कार्य बढ़ रहा है। मेरा विश्वास है कि ये यूपी के लिए एक नया अवसर होगा जब उत्तर प्रदेश इसमें बहुत कुछ देने की क्षमता होगा। लोक परंपरा, लोक संस्कृति से लेकर के वैश्विक स्तर की अच्छी फिल्में यूपी के माध्यम से देश और दुनिया के अंदर जा पाएंगी। यूपी की फिल्म सिटी वो करके दिखाई। लेकिन मुंबई फिल्म इंडस्ट्री तो भाभी जी आई। यहां पे उत्तर प्रदेश की जनता इन सब की हरकतों को देख चुकी है। उत्तर प्रदेश के वासियों पे कब कब अत्याचार नहीं किए, और कोरोना कालखंड तो इसका सबसे जीवंत उदाहरण है। क्या नहीं हुआ उस दौरान? यूपी बिहार के लोगों को जबरन भगाया गया, उनके पानी के कनेक्शन काटे गए, उनके बिजली के कनेक्शन काटे गए, उनके राशन कार्ड निरस्त कर दिए गए। मैं देखता था जब यूपी बॉर्डर पर बड़ी संख्या में लोग आए, प्रधानमंत्री जी भी चिंतित हुए कि लॉकडाउन है, कोरोना में कैसे बचाएंगे, इस प्रकार की स्थिति होगी। मैंने परमिशन मांगी, मैंने कहा देखिए इन लोगों को हमें सड़क पे नहीं जानते। प्रधानमंत्री जी ने कहा नहीं, व्यवस्था कुछ करनी पड़ेगी। 12,000 बसेस मैंने वहां भेजी, टीम भेजी एक ही रात्रि में, और मैंने कहा जिस जिले के हैं उन जिलों में इनको ले जाने की व्यवस्था करो। उस समय क्वारंटीन पीरियड 20-21 दिन का था। मैंने कहा 1 महीने इनको रखो, भोजन की व्यवस्था करो, नियमित चेकिंग की व्यवस्था करो, इनका मेडिकल चेकअप होता रहे, सारी सुविधाएं इनको दो, और उसके बाद जब जाएं 15 दिन का राशन इनके साथ जाना चाहिए, इनके घर तक पहुंचाने के लिए। 15 दिन के बाद इनको राशन कार्ड से राशन मिलता हुआ दिखाई दे। एक बड़ी संख्या यूपी के बाहर की थी, बहुत सारे राज्यों ने लेने से इनकार कर दिया था। हमने कहा भी नहीं, ये लड़ाई राज्यों की नहीं, ये कोरोना के खिलाफ मानवता की लड़ाई है, और जो भी यूपी में आएगा हम उसकी देखभाल करेंगे, उनके रहने की व्यवस्था करेंगे, उनके खाने की व्यवस्था करेंगे। और मैंने अपने अधिकारियों को इस बात का निर्देशित किया था कि जब यूपी से जाएं तो उसको लंच पैकेट और पानी की बोतल जरूर देना। अगर हमें अलाउ करेंगे तो उन राज्यों की सीमा तक, उनके घर तक पहुंचाना, उनके गांव तक पहुंचाइए। और अगर सरकार वहां की अनुमति नहीं देती है तो कम से कम अपनी सीमा तक तो आप जरूर छोड़ना उनको। देखिए वही लोग जाते थे,
यहां से जब जाते थे तो भोजन तो पहले कर लेते थे, लेकिन वो खाली डिब्बा रखते थे अपने पास और दिखाते थे वहां के प्रशासन को, वहां के शासन को, देखो ये यूपी ने हमें दिया है। ये मानवता को बचाने की जो लड़ाई थी, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने इस लड़ाई को लड़ा है। और यूपी के प्रवासी कामगार और श्रमिकों के लिए जो कार्य हुआ, इस पे दुनिया के तमाम विश्वविद्यालयों ने, प्रतिष्ठित संस्थाओं ने स्वयं भी उस पर, कोविड प्रबंधन पर और प्रवासी कामगार और श्रमिकों के मैनेजमेंट को कैसे हमने पूरा किया है, ये सब यह बात सही है, क्योंकि ये देखकर आश्चर्य होता है कि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य, उसके बावजूद यहाँ कोरोना के केसेस वो 1-2 महीने का कालखंड अगर छोड़ दें तो इतनी तेजी से नहीं बढ़े। देखिए, मैं आज भी अपनी तमाम व्यस्तता के बावजूद भी कोविड की नियमित रिपोर्टिंग लेता हूं, नियमित। और ये 25 मार्च 2020 से लेकर के अब तक कोई दिन मैंने खाली नहीं होने दिया। लेकिन गोरखपुर में भी मेरे पास रिपोर्ट आ जाती है सुबह 8 बजे, एक एक मुद्दे पर मैं चर्चा करता हूं। कहीं कोई खामी है तो उसके बारे में उनको बोलता हूं कि भाई देखो, इसको इस रूप में ठीक करिए। और हमारे पास अनुभव था। ये कोविड प्रबंधन यूपी का जो अच्छा रहा, उसके पीछे कारण है, एक, हम लोगों ने यहां पे मस्तिष्क ज्वर के उन्मूलन की दिशा में बहुत बड़ा कदम बढ़ाया। मस्तिष्क ज्वर यहां पे 1976-77 में आया था। हर वर्ष हजारों बच्चों की मौत होती थी। गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, उधर बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती, बहराइच, और ये यहां से होते हुए सहारनपुर तक जाता था। लेकिन अकेले गोरखपुर कमिश्नरी के अंदर 1500 से 2000 बच्चों की मौत हर वर्ष होती थी। आप अनुमान करेंगे, ये लोग जो गरीबों की बात कर रहे हैं ना, ये वास्तव में गरीबों के हितैषी कभी नहीं थे। वे बच्चे मरते थे। मैंने कभी किसी मुख्यमंत्री को इससे पहले गोरखपुर के ब्याड़ी मेडिकल कॉलेज में हर वर्ष मौतें होती थी, सर्वाधिक मौतें ब्याड़ी मेडिकल कॉलेज में होती थी। किसी चीफ मिनिस्टर को मैंने वहां विजिट करते हुए नहीं देखा कि वो जा सके उन गरीबों के प्रति, उन मासूमों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त कर सके। ये लोग परिवार चलाते हैं, परिवार के नाम पर तमाशा बनाते हैं। वे बच्चे मरते थे, एक एक बेड में 4-4 बच्चे लेटे रहते थे, भयंकर बदबू, न पंखे थे। अब मानकर, यानी जून जुलाई में 3rd फ्लोर में जो इंसेफ्लाइटिस का वार्ड था, 3rd फ्लोर था, लिफ्ट नहीं थी, पंखे नहीं थे, उस भीषण उमस भरी गर्मी में एक बेड में 4-4 बच्चे, एक बच्चे के साथ 4 से 5 परिवार के सदस्य, और फिर बदबू, इतनी भयंकर बदबू वहां होती थी, इतनी खराब स्थिति थी वहां, नारकीय स्थिति थी। आज मैं कह सकता हूं हमने सारी व्यवस्था को सुधारा है वहां पे। आज ब्याड़ी मेडिकल कॉलेज में कोई जाएगा, देखेगा ना, वहां पे एक अगर बीमारी हो ही गई तो उस बच्चे के लिए सेपरेट बेड है, सेंट्रल एसी सिस्टम से जुड़ा हुआ है, और टेम्परेचर 45 पहुंचेगा, तब भी कमरे का जो टेम्परेचर होगा वह 20 से 22 ही रहेगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। हमने एसी लगाई हुई है, हर एक उसमें एसी लग चुका है। हर एक जगह हम लोगों ने वहां पर उन बच्चों की सुविधा के लिए जो भी उसकी आवश्यकता होगी सारी सुविधाएं दी हैं, और पर्याप्त मात्रा में सुविधाएं वहां पर दे दी हैं। लेकिन हम लोगों ने केवल उसी को नहीं दी, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बढ़ाया। हर एक जिले में भी आईसीयू बनाया, भारत सरकार ने सहयोग किया था, हम लोगों ने आईसीयू बेड्स बढ़ाए, और सर्विलांस को हमने मजबूत किया। आज हम लोग 95% बीमारी को नियंत्रित कर चुके हैं, और 99% मौत के आंकड़े हम नियंत्रित कर चुके हैं यहां पे इंसेफ्लाइटिस का। स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन को प्रभावी ढंग से लागू करना और अंतर विभागीय समन्वय से स्वयं में समीक्षा करता था हर सप्ताह। भाई बताओ, गोरखपुर में कितने विजिट हुए, अवेयरनेस के कितने कार्यक्रम हुए हैं,
कौन विभाग क्या कर रहा है। एक बार दो बार अगर किसी विभाग की रिपोर्ट में थोड़ी भी बात हुई, ऐसा नहीं कि वह जो विभाग मुझे दे रहा है मैं उसी से संतुष्ट हूं। मैंने इसमें यूनिसेफ और पाथ जैसी संस्थाओं का सहयोग भी लिया। मैं उनसे भी अलग से रिपोर्ट मांगता था कि आप मुझे अलग से दीजिए, हमारा कौन विभाग काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। और किसी स्तर पर लापरवाही होती थी तो उनके विभागाध्यक्ष की मैं जवाबदेही तय करता था। भाई देखो, ये नहीं हो सकता है, हमारे मासूम बच्चे मरे हैं और तुम लोग रिपोर्टिंग में पूरा समय बर्बाद करोगे, ये नहीं हो सकता है। और आज मैं कह सकता हूं, जिस बीमारी ने लगभग 40 वर्षों तक यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर अंदर 50,000 मासूम बच्चों को निकला हो, यानी आज मैं कह सकता हूं कि हम लोगों ने उन बच्चों को बचाया है।